नमस्कार। भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे हम और आज भी हम भाषा विज्ञान में भाषा परिवर्तन के कारण विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपका स्नातकोत्तर का ये जो विषय है भाषा विज्ञान, जब हम इसकी बात कर रहे थे पिछले 2 दिनों से तो हमने भाषा की प्रकृति के बारे में जाना और भाषा परिवर्तन की दिशाएँ क्या हैं, वो हमने जाना। भाषा परिवर्तन की दिशाओं से ही कमोबेश ये संबंधित आपका आज का विषय है कि भाषा परिवर्तन के कारण क्या होते हैं। तो जब हम भाषा परिवर्तन के कारणों की बात करते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि किसी भी भाषा में परिवर्तन किस प्रकार का होता है। जब अगर हम इस परिवर्तन की बात करते हैं तो फिर हमें इसे इसे 2 भागों में बाँटना पड़ेगा, एक बाह्य परिवर्तन और एक आंतरिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन इसका सम्यक अनुशीलन अगर हम करें किसी भी भाषा का तो हमें पता चलता है कि भाषा में अनवरत परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन विभिन्न भाषा भाषियों के सामीप्य में आने से होता है। अगर किसी भाषा भाषी या वहाँ के समाज का और वहाँ के व्यक्तियों का चालन ही नहीं हो, वहाँ पर किसी प्रकार का आवागमन ही नहीं हो, वहाँ पर संचार के साधन ही नहीं हो, तो वहाँ उस भाषा में परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम ऐसे किसी भाषा का बात करें तो लिथुआनिया एक ऐसी ही भाषा है जिसमें परिवर्तन नहीं के बराबर दृष्टिगोचर हुआ है, जो वर्षों पहले भी उसी रूप में बोली जा रही थी और आज भी उसी रूप में बोली जा रही है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लिथुआनिया एक ऐसी भाषा है जिसमें परिवर्तन बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखा जा सकता है, व्यापक स्तर पर वहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है अन्य भारूपीय भाषाओं की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में। तो परिवर्तन के कुछ कारण तो बाह्य होते हैं, जैसे कि मैंने बात की कि जब हम भाषा में परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पर नाना कारण होते हैं। तो कुछ परिवर्तन तो बाह्य होते हैं, बाहरी होते हैं। इन परिवर्तनों में हम वहाँ के भूगोलिक परिस्थितियों को ले सकते हैं, वहाँ के सामाजिक स्थिति को ले सकते हैं, वहाँ की राजनीति को ले सकते हैं, विज्ञान को ले सकते हैं और फिर व्यक्ति सापेक्ष परिवर्तन। तो ये सारे बाह्य परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका संबंध हमारे अंतर प्रदेश से होता है। तो ये परिवर्तन जो हैं वो आंतरिक कारणों में आते हैं। आज के इस कक्षा में हम इन्हीं दोनों कारणों का अध्ययन करेंगे। ये कारण भी इसलिए क्योंकि आपकी जो पहली इकाई है वहाँ पर इससे संबंधित भी एक बड़ा प्रश्न तैयार होता है आपके पाठ्यक्रम में। तो भाषा परिवर्तन के कारण में बाह्य कारण, तो पहला कारण अगर हम लें बाह्य कारणों में तो उसका भौगोलिक कारण, तो एक बड़ा कारण है भौगोलिक कारण, जहाँ हम ये देखते हैं कि किसी प्रदेश की, किसी देश की जलवायु का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जिन प्रदेशों की जलवायु उष्ण होती है वहाँ के निवासियों का वाग् यंत्र बहुत ही स्पष्ट और मुखर होता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में ही बात करूं तो आप उत्तरी भारत के निवासियों को देखिए, जिसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन निवासियों का अगर हम वाग् यंत्र को देखें अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में तो अधिक स्पष्ट और मुखर है। ये लोग जितनी अच्छी हिंदी यहाँ पर बोलते हैं उतना दक्षिण भाषाभाषी या अन्य प्रांतीय जो लोग हैं अन्य प्रांत के, वो उतना मुखर रूप से नहीं बोल सकते। तो एक स्पष्ट बात है कि जिन प्रदेशों की जलवायु उष्ण होती है वहाँ के लोग अनेक जो ध्वनियाँ हैं उनका सुस्पष्ट उच्चारण वहाँ पर कर सकते हैं। इसी की तुलना में अगर हम ये देखें, इसके विपरीत अगर हम ये देखें तो जहाँ जिन प्रदेशों की जलवायु शीतल होती है उनका वाग् यंत्र इतना खुल नहीं पाता है। जो बोलने के काम में आने वाला जो यंत्र है, जो मुख से लेकर जो कंठ तक हमारा जो यंत्र है वो वाग् यंत्र कहलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वाग् यंत्र जो है वो इतना मुखर वहाँ पर, इतना खुला हुआ वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ये एक बात है कि इसलिए उच्चारण में वहाँ पर मुखरता और स्पष्टता नहीं आती है। अगर हम देखें, एक उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे अगर अंग्रेजी भाषाभाषी लोग हैं जो कि शीतल जलवायु में रहते हैं,
अगर उन्हें हमारे यहाँ के कुछ शब्दों को उच्चारण अगर आप देखें तो अगर जैसे तोल देखें तो वो त को ट उच्चारित करेंगे, टोल। इसी तरह तोता को अगर देखें तो वो टोटा। इसी तरह अगर दादा को वो डाडा, द को ड उच्चारित करेंगे क्योंकि वो द नहीं बोल पाएंगे। वो कितना भी प्रयास कर लें, प्रयास से तो चलिए फिर भी आ जाए, लेकिन एक अगर हम सामान्य किसी व्यक्ति से बात करें जिसने ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया है, जो इन चीज़ों को, तो बहुत मुश्किल होती है उनके लिए। वो त का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जो दंत्य ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण वो नहीं कर सकते। त थ द ध न, जो उनका स्पष्ट उच्चारण वो वहाँ पर नहीं कर सकते। इसी तरह वो अगर हाथरस आप बुलाएंगे तो वो हाठरस बोलेंगे, ठ उसको उच्चारित करेंगे, तो दंत्य ध्वनियों का वहाँ उच्चारण वो नहीं कर सकते। तो इसी कारण अगर हम देखें तो वहाँ एक और दंत्य स जो है, जिसे हम स से सड़क भी कहते हैं, आप भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर दंत्य स का उच्चारण वो तालव्य श में करेंगे, स का श कर देंगे, सड़क को सड़क बोलेंगे। तो इस तरह के जो उच्चारण है वो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहाँ पर होता है। ऐसे ही जहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जहाँ जिस देश में पैदावार अच्छी होती है, जहाँ की भूमि अधिक उर्वर होती है, जहाँ अनेक भाषाभाषी लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ की भाषा में परिवर्तन अधिक होता है। जब हमने भाषा की प्रकृति की बात की थी, वहाँ भी ये बिंदु देखा था कि जहाँ आवागमन के साधन अधिक है, जहाँ संचार के साधन हैं, जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ आवाजाही है, जो वैश्विक पटल पर अधिक जुड़ा हुआ है, वहाँ की भाषा अधिक परिवर्तनशील होगी। जो समाज से, विश्व से, देश से जितना अधिक कटा हुआ है, वहाँ की भाषा में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। बाह्य कारण में हमने जब देखा तो भौगोलिक जो स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण कारण हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, भाषा परिवर्तन के कारण हम देख रहे हैं, और बाह्य कारणों में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो देखिए, भाषा को राजनीति भी अत्यधिक प्रभावित करती है। कैसे? देखिए, जब भी कोई विजेता विविध देशों को जीतकर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, तो जो विजित देश है, वहाँ के लोग जो हैं अपनी भाषा में उस विजेता की भाषा का समागम करने लगते हैं, उसके शब्दों को अपनाने लगते हैं। देखिए, हमारे यहाँ संस्कृत वैदिक युग था तो संस्कृत भाषा चलन में थी। फिर जैसे जैसे अन्य जातियाँ जिनमें आभीर, हूण और शक आए, तो उनकी भाषा भी हमारे लोगों ने या इस देश के लोगों ने अपना ली। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो इसीलिए जब पाली प्राकृत युग में हम देखते हैं, भाषा के पाली प्राकृत युग में देखते हैं, तो धर्म का जो धम्म बन जाता है वो इसी का प्रयोग के कारण है। इसी तरह अगर हम और देखें, कर्म को कम कह देना, या जो अग्नि है उसे अग्गी कह देना, इसी तरह जो पल्ली है उसे पाली, इस तरह जो ये शब्द निर्मित हुए, ये नाना शब्द जो निर्मित हुए, ये इसी राजनीतिक कारण के प्रभाव में हैं। इसी प्रकार हम जब बाद में और देखते हैं तुर्कों का आगमन, मुसलमानों का आगमन देखते हैं, तो वहाँ जो एक महत्वपूर्ण प्रभाव आया वह संयुक्ताक्षरों के उच्चारण में आने लगा। वहाँ संयुक्ताक्षर, जैसे हम प्रसाद, प और र को मिलकर प्र बनाया हमने, प्रसाद वो बोलते थे, तो वहाँ उसे परसाद, प और र को अलग अलग कर दिया गया। तो ये जो प्रवृत्ति है वो मुख्यतः इसी शासनकाल में, जो मुगल सभ्यता है, मुगल शासन है, इसी काल की देन है कि वहाँ जो संयुक्ताक्षरों का उच्चारण है वो पृथक पृथक होने लगा। आप इसी में प्रकाश को देख सकते हैं, प्रकाश, नाना ग्रंथों के नाम इसी प्रकार हैं। प्रकाश में रत्न को रतन कहने की जो प्रवृत्ति है वो भी ऐसी ही प्रवृत्ति है जो राजनीतिक कारण के तहत हम देख सकते हैं। कृष्ण को किशन कहने की, विष्णु को विष्णु, विष्णु, पूरा श यहाँ पर जो तालव्य श है वो पूरा बोलने की, जो मूर्धन्य श को यहाँ पर तालव्य श में कर दिया गया है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो राजनीतिक कारणों के उसमें देखी जा सकती है। तो जो मुगल सभ्यता आई, वहाँ पर अरबी, फारसी और पश्तो का प्रभाव फिर भारतीय भाषाओं में यहाँ पर देखा जाने लगा। इसी तरह जब इसके बाद जब अंग्रेजों का आगमन हुआ,
तो नाना शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के हिंदी में वहाँ पर समावेशित हो गए। और फारसी के अगर आप शब्दों को देखना चाहें तो मजदूर के रूप में वहाँ पर हो गया। इसी तरह फारसी का जो मियान है, मियान, वो मियाँ हिंदी में प्रयुक्त होने लगा। और अगर अंग्रेजी में अगर हम नाना शब्द देखें तो वहाँ पर तो बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें रिपोर्ट का रपट हो जाना और पोस्ट कार्ड का जो कार्ड के रूप में प्रयोग करने लग जाना, डेस्क का डेस्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी में आई। तो जो विजेता होता है, जो शासक होता है, उसकी शब्दावली, जो शोषित वर्ग है या वहाँ पर जो विजित प्रदेश है जिसे जीत लिया गया है, वो वहाँ पर अपनाने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक कारण, जब हम भाषा के बाह्य कारणों में देखते हैं। जब हम तीसरी बात करें तो एक धार्मिक कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भाषा के परिवर्तन में जो धर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। देखिए, बहुत सारे धर्म प्रचलन में आए, बहुत सारे संप्रदाय प्रचलन में आए, और जितने भी धर्म प्रचलन में आए वो विभिन्न प्रकार की धार्मिक शब्दावली वहाँ पर प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं। इससे क्या होता है, भाषा में नवीन शब्दावली वहाँ पर प्रयुक्त होने लगती है। असुर शब्द, देव शब्द आदि जितने भी शब्द जो हैं वो जब प्रचलन में आए तो वो इसी प्रकार से प्रचलन में आए कि एक देश के धर्म के शब्द जब सुदूर देशों में पहुंचने लगे तो वहाँ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा। इसी तरह अगर हम देखें तो अनेक शब्द जब दूसरे देशों में पहुंचते हैं तो वो उसका, जैसे सरस्वती का स का ह बन जाता है हुरस्वती, इस तरह का प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सूर्य का वारे, यम का यमी, विमा का विमे है, ये सारे जो प्रयोग हैं वो धार्मिक कारणों से हम वहाँ पर देखते हैं। देखिए कि अगर हम देखें तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों के स्थान पर जो पाली के शब्दों का प्रयोग होने लगा वो भी इसी प्रकार है। देखिए, पाली में जो शब्द प्रयोग में आए, तृष्णा के स्थान पर तशिण, मार्ग के स्थान पर मर्ग, जीर्ण के स्थान पर जीर्ण, इस तरह के ये जो शब्द थे जो प्रयोग में आए वो सारे धार्मिक कारणों से हैं। हिंदी में भी अनेक शब्द आज इन जो विभिन्न धर्मों से आ गए हैं, जैसे कि खुदा, अल्लाह, अकबर, मस्जिद, पादरी, ईसाई, गिरजाघर आदि, ये जो शब्द हैं ये धार्मिक प्रभावों के कारण भाषा में आए हैं। और भाषा में परिवर्तन का जब हम देखते हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्दों से जो निरंतर जो परिवर्तन, जिसमें अरबी, फारसी, पश्तो का आना, खुदा, अल्लाह ऐसे शब्दों का आना, गिरजाघर का आना, तो ये धर्म का प्रभाव है जो नाना कालखंडों में भारतीय भाषाओं पर पड़ता रहा। अगर हम भारतीय भाषा के संदर्भ में इसे देखें तो देखिए, अब अगर हम एक और कारण अगर हम देखें तो वो है सामाजिक कारण। जैसा कि हम पहले दिन से हम कह रहे हैं और हम भली भांति जानते हैं कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। तो प्रत्येक भाषा का संबंध समाज से होता है, और जब किसी समाज के अंतर्गत दूसरे समाज के व्यक्ति आ जाते हैं तो वो अपने समाज की शब्दावली अन्य समाज में लेकर आते हैं। तो इस कारणों से भी वहाँ पर अनेक नवीन शब्दों का आगमन उस जो एक समाज, स्थिर समाज है वहाँ पर गतिशील है, हालांकि वो भी स्थिर हम नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ दूसरे भाषाभाषी आए हैं वो उस समाज में ला देते हैं जहाँ पर वो आए हैं। तो ऐसा परिवर्तन वहाँ पर लाए हैं। यहाँ पर आप मागधी, शौरशनी, महाराष्ट्री, पेशाची, ये आदि प्राकृतों के बोलबाला जहाँ भी देखते हैं, वहाँ पर वहाँ के भाषाभाषी लोग जब अन्य स्थानों पर जाते हैं तो वो अपनी भाषा के शब्द वहाँ पर लेके जाते हैं। तो अगर हम देखें कि हिंदी भाषा में अगर देखें तो जो अंग्रेजी समाज से लिए हुए शब्द हो सकते हैं, वहाँ मुगल सभ्यता के शब्द हो सकते हैं, वहाँ विभिन्न अपभ्रंशों के शब्द हो सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं और ऐसे भाषाभाषी जो लोग हैं जिन भाषाओं को बोल रहे हैं, चाहे वो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हों, तो वो जब वहाँ से आए हैं, अन्य प्रदेश में आए हैं, तो वो अपने शब्द भी वहाँ पर लेकर आते हैं।
अहाते में झींसी बारिश हो रही है, ये एक ऐसा शब्द है जिसे व्यापक तौर से अपना लिया गया है। उड़ी एक ऐसा शब्द है जिसे व्यापक तौर पे अपना लिया गया है। तो विभिन्न भाषाभाषी समाज जो है ऐसे शब्द अपने साथ लेकर जाते हैं और वो जहाँ विस्थापन होता है उनका, वहाँ पर वो ये शब्दावली लेकर जाते हैं। तो एक सामाजिक कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जो अगला कारण है वो है साहित्यिक कारण। देखिए, भाषा को परिवर्तित करने में साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साहित्य में एक ऐसी शक्ति होती है, मैं कहूँगी, कि जो भाषा को हठात मोड़ दे सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि अगर हम हिंदी की ही बात करें, हिंदी की विकास यात्रा की बात करें, तो मध्यकालीन साहित्य की जब हम बात करते हैं, हम भक्ति काल की जब बात करते हैं, हम रीतिकाल की, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रजभाषा का आधिपत्य बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि उस समय अवधि चलन में नहीं थी, लेकिन जो ब्रजभाषा का लालित्य है, जो ब्रजभाषा का माधुर्य है, उसमें मानो सभी कवि पगे हुए से दिखाई देते हैं। वहाँ चाहे तुलसी को भी ब्रजभाषा का मोह ले बैठा, तो ब्रज भाषा में सूर, तुलसी, बिहारी, घनानंद सभी के सभी रचनाएं कर रहे थे। तो ये एक ऐसा प्रयोग था जहाँ पर चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, बंगाल की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, समूचे प्रदेशों में चाहे वे कभी बुंदेलखंड के हो, चाहे कन्नौज के हो या अन्य किसी प्रांत के हो, वो सभी के सभी कवि अपनी मूल भाषा को छोड़कर ब्रजभाषा में रचना कर रहे थे। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण प्रभाव था क्योंकि श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं उस समय हो रहे थे और कन्नौज और बुंदेलखंड के कवि भी वहाँ पर ब्रज में रचनाएं कर रहे थे। तुलसी स्वयं वहाँ पर विनय पत्रिका और कवितावली जैसी जो रचनाएं हैं वो ब्रज में करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगर हम फिर देखें तो जब खड़ी बोली का प्रचार और प्रसार हुआ, तो भारतेंदु युग से ही जब हम देखने लग जाते हैं, तो वहाँ पर पहले गद्य में रचनाएं खड़ी बोली में आने लग जाती है और उसके बाद भारतेंदु युग के पश्चात, भारतेंदु युग में तो कविता की भाषा ब्रजभाषा रहती है, हालांकि रचनाएं वहाँ आने लग जाती है, लेकिन उसके पश्चात सभी स्तरों पर, सभी विधाओं में जो गद्य का जो हिंदी भाषा का पदार्पण, खड़ी बोली का पदार्पण वहाँ पर हो जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला जो बाह्य कारण हम देखते हैं वो वैज्ञानिक कारण है। देखिए, विज्ञान और तकनीक मौजूदा समय में या जब से विज्ञान के हम समीप आता गया है मनुष्य, जैसे जैसे उसकी दूरियां घटती गई है, उसकी शब्दावली भाषा में आने लगी है। इसे हम पारिभाषिक शब्दावली भी कह सकते हैं। जैसे कि मौजूदा दौर में ही हम देख लें, मौजूदा दौर हालांकि संकट का समय है, तो लेकिन क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे ये शब्द आज हर जबान पर हैं। तो विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। विज्ञान की जो शब्दावली है वो यहाँ पर आती रहती है, जुड़ती जाती है और शब्द संपदा का वो अभिन्न अंग भी बन जाती है। जैसे कि अगर हम विज्ञान की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम हिमांक कहते हैं, ये विज्ञान की देन है। क्वथनांक जैसे शब्द, गलनांक जैसे शब्द, ये जो शब्द हैं ये विज्ञान की देन है, जो कि भाषा में निरंतर समावेशित होते रहते हैं। और कई बार कुछ ऐसी आपदाएं, कई बार कुछ ऐसी विशेष चीज़ें, घटनाएं वहाँ पर घटती रहती, ब्लैक होल जैसी चीज़ें, ये शब्द वहाँ पर निरंतर समावेशित होते जाते हैं। जैसे कि धन विद्युती और जो धन ऋण विद्युती जैसे शब्द हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव जैसे शब्द जो हैं, ये सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी विज्ञान के माध्यम से भाषा में वहाँ पर समावेशित होती जाती है। तो ये भी, विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण कारण है, वैज्ञानिक कारण जिसे नाम दिया। अगला जो और अंतिम कारण जिसे मैं भाषा के परिवर्तन के बाह्य कारणों में नाना भाषाविदों ने और नाना भाषा वैज्ञानिकों ने शामिल किया है, वो वैयक्तिक कारण है। कि देखिए, व्यक्ति व्यक्ति में भिन्नता होती है, तो उसके उच्चारण में भी भिन्नता होगी। कोई बहुत बड़ा भाषा वैज्ञानिक हो, भाषाविद हो, ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा का उच्चारण एकदम सटीक करे, क्योंकि उसके वाग्यंत्रों में, उसके
संस्कारों में वो चीज़ कहीं गहरी बैठी हो सकती है। इसलिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप भाषा के मर्मज्ञ हैं, लेकिन आप उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कई लोग श को स उच्चारित करते हैं। इसी तरह कई और जो स्वर विहीन व्यंजन है उसका उच्चारण एकदम से कभी कोई नहीं कर पाता है। तो ये उसके उच्चारण अवयवों की बात है, ये उसके संस्कार की बात है, ये उसके अंचल की बात है जहाँ से वो संस्कार उसमें जन्म लिए हैं। तो ये वैयक्तिक कारण होते हैं। हर व्यक्ति के वाक यंत्रों में भिन्नता होती है, हर व्यक्ति का परिवेश भिन्न होता है, हर व्यक्ति के संस्कार जहाँ से वो कुछ सीखता है, ठीक है, तो वो भिन्न होते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ उच्चारण में भिन्नता रखता है। तो ये भी एक भाषा परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, अगर हम देखें तो इसमें कहीं पर द को ढ बोलना, स को श बोलना जैसी चीज़ें हैं। क्षत्रिय को कई लोग क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र को क्षेत्र बोलते हैं। ये सारा जो प्रभाव है वहाँ पर आप कहकर किसी पर बंदूक नहीं तान सकते कि आपने इस तरह उच्चारित क्यों किया। आप लाख कोशिश कर लिए, उनका उच्चारण नहीं बदलेगा, वो भले ही, मैंने फिर कहा, वो भाषा वैज्ञानिक हो। तो ये एक व्यक्तिगत कारण है, वैयक्तिक कारण है जो भाषा में परिवर्तन ला सकता है, भाषा में परिवर्तन का उत्तरदायी होता है। तो ये बाह्य कारण थे भाषा परिवर्तन के जो हमने देखे। अगर मैं आंतरिक कारणों की बात करूं तो उनमें भी बहुत सारे कारण हैं। प्रयत्न लाघव है, बलाघात है। देखिए, प्रयत्न लाघव पहला कारण हम लेते हैं जब हम भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों की बात करते हैं, तो वो है प्रयत्न लाघव। देखिए, प्रयत्न और लाघव मतलब कम समय में, कम रूप में किसी बात को कहने की जो प्रवृत्ति है। आजकल तो हम और सभी शॉर्टकट सभी अपनाते हैं, सभी कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना चाहते हैं। संक्षेपण की जो प्रवृत्ति जो सामासिक हुआ करती थी, उसे आज हमने इतर रूप में ले लिया है। ये प्रयत्न लाघव है। देखिए, कि कम से कम परिश्रम में अधिक से अधिक बात कहने की जो प्रवृत्ति है, वो वाली बात अगर जैसे हम कहें, मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, हमारे यहाँ का एक महाविद्यालय है, SPC GCA। कहाँ जाना है? SPC GCA, या उसकी आपके कोई भी आधिकारिक प्रपत्र तैयार कर लीजिए, उसमें भी ये लिखा जाएगा SPC GCA, और पूरा नाम है उसका सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इसका इतना डिटेल में कौन बोलेगा। इसी तरह राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, तो उसे GGCA शॉर्ट में बोल दिया जाएगा। तो ऐसे ही अनेक चीज़ें हैं। हम ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं बोलते, पूरा ईमेल हमने शॉर्ट में ले लिया है। ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हम नहीं बोलते, हमने ई कंटेंट शॉर्ट में ले लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रयत्न लाघव वाली बात कही जाएगी। द्वारिका प्रसाद अग्रवाल को हम इस तरह के किसी भी नाम को हम शॉर्ट में बोल देते हैं। DP अग्रवाल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हम JNU वहाँ पर बोल रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये प्रयत्न लाघव के रूप में कही जाएगी। या फिर ऐसी चीज़ें जैसे हम माइक्रोफोन को केवल माइक बोल देते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये प्रयत्न लाघव में कही जाती है, जो कि धीरे धीरे भाषा में शामिल हो जाती है और भाषा में अद्भुत परिवर्तन ला देती है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहने की जो प्रवृत्ति है, लघुता में जो बात कहने की प्रवृत्ति है, एब्रीविएशंस में जो बात कहने की प्रवृत्ति है, वो प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति वहाँ पर कही जाती है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए, और आप बहुत सारे उदाहरण तलाश सकते हैं। आपके आसपास के जो कॉलेजेस के नाम है, विभिन्न संस्थानों के नाम हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आसपास बहुत सारे उदाहरण आपके इसमें बिखरे हुए निसंदेह मिल जाएंगे। दूसरी प्रवृत्ति जब हम देखते हैं, बलाघात की प्रवृत्ति है। तो बलाघात में क्या होता है कि किसी शब्द के किसी एक वर्ण पर बहुत अधिक बल दे दिया जाना, ठीक है, तो बहुत जोर से उसे उच्चारित कर दिया जाना, बहुत अधिक बल देकर उसे उच्चारित कर दिया जाना, बलाघात की प्रवृत्ति कहलाती है। इससे जो सबल ध्वनि की पार्श्ववर्ती ध्वनि है, जो उच्चारित की जा रही है बल के साथ, उसकी जो पीछे आने वाली ध्वनि है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। तो ऐसे अनेक शब्द हैं जो, जैसे कि अगर हम पर्यक ग्रंथि का बात करें, तो वो धीरे धीरे समय के हिसाब से पालती ही रह गया। आज कोई पर्यक ग्रंथि का यूज़ नहीं करता, इसी तरह प्रयोग नहीं करता। इसी तरह एक शब्द हमने पहले भी देखा था, भ्रातृजाया।
जो शब्द है वो इतना लोप हो गया कि वो भोजी ही कालांतर में रह गया। भ्रातृ जाया शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह अर्घट का जो रहा वो रहंठ ही पीछे रह गया कि प्रयोग में आते 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 आते। इसी तरह अग्निश्य का एक शब्द था, जो शब्द मैंने कुछ लिख रखे हैं, आप बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए ऐसे ही पढ़ाना होगा। अग्निशय का जो शब्द था वो अंगीठी ही रह गया। तो ये जो परिवर्तन देखने को नजर आते हैं या हमें साहित्य में मिलते हैं, भाषा में मिलते हैं, एकाएक तो ये नहीं हुए हैं, बहुत समय लगा है, लेकिन इस तरह होता है कि उसकी जो बलाघात जिस ध्वनि पर किया जा रहा है, उसकी जो पार्श्ववर्ती ध्वनियां हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। तो ये बलाघात की प्रवृत्ति है। बहुत सारे उदाहरण हैं। परपटी का एक शब्द ले सकते हैं जो सिर्फ पपड़ी ही बन के रह गया, है ना। ये सारे शब्द जो हैं कि बड़े बड़े परिवर्तन इस तरह बलाघात से हम देख सकते हैं। देखिए, अगला जो आंतरिक कारण है भाषा का, ये आंतरिक इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें मनोभाव भी शामिल होते हैं कई बारी। जो भावातिरेक जो अगला कारण है, आंतरिक कारणों में, भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में भावातिरेक। देखिए, शोक में, क्रोध में, मोह में अनेक बारी हम बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग में कर देते हैं जो शुद्ध शब्द तो अलग होता है, जो प्रचलन में, जो प्रयोग में होता है वो अलग होता है, लेकिन जो प्रचलन में फिर वो मोह, शोक या क्रोध के कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि एक सामान्य नाम, रामेश्वर नाम है किसी का, बहुत अच्छा खासा नाम है, लेकिन उसके गांव में उसे रमुआ बुलाया जाता है। फिर बाद में उस रामेश्वर को सभी भूल जाएंगे, लेकिन रमुआ कहकर सभी बुलाएंगे। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं, इसी तरह राजेश्वर को किसी कहीं पर राजू बुलाया जा सकता है, कहीं पर रज्जू बुलाया जा सकता है। पंजाबी में ये देख सकते हैं प्रयोग। तो इस तरह के जो प्रयोग देखने को मिलते हैं वो नेह के कारण, मोह के कारण ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं। इसी तरह बच्चे को बच्चू, कहाँ जाओगे बच्चू, ऐसा क्रोध में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो प्रयोग हैं, इसी तरह माता को माताराम, मैया, माई, इस तरह के प्रयोग ये जो देखने को मिलते हैं, ये शोक, क्रोध और मोह के कारण ऐसे परिवर्तन भाषा में देखने को मिलते हैं, जो कि कालांतर में भाषा में व्यापक स्तर पर चलन में भी आ जाते हैं, प्रयोग में भी वहां आने लगते हैं। एक जो अन्य महत्वपूर्ण कारण है वो है अपूर्ण अनुकरण। देखिए, अनुकरण तो किसी भी भाषा की विशेषता है, उससे भाषा में आते हैं, लेकिन कई बारी अपूर्ण अनुकरण हो जाता है। वो अनुकरण तो हम सीखता हर कोई है, अनुकरण तो होता है, लेकिन अपूर्ण अनुकरण कैसे होता है? जैसे कि कोई बोल रहा है गुलाब, लेकिन अन्य भाषाभाषी व्यक्ति या एक जो बच्चा है वो उसे गुलाब को डुलाब बोल रहा है। ठीक है, आप कितना भी गुलाब कह लीजिए, वो डुलाब ही बोलेगा। तो ये जो अनुकरण है, वहां पर अनुकरण पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस तरह का भी अपूर्ण अनुकरण वहां पर, जैसे सुप्रिंटेंडेंट शब्द है, लेकिन कोई इसे सुप्रिंटेंडेंट बोलेगा। आप गांव में जाके देख लीजिए, जो इस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं या किसी विशिष्ट भाषा का वहाँ प्रयोग नहीं जानते, लेकिन उसका शब्द वहाँ पर बोलने लगते हैं। इसी तरह आप अन्य भाषाओं के ले लीजिए, आप जर्मन भाषा का कोई ले सकते हैं, जहाँ पर आप उच्चरित उसे गलत करते हैं। हम क्वारंटाइन ही शब्द ही बोलते हैं, लेकिन ये सभी उच्चरित नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी चलन में आया है, अभी प्रयोग में आया है, इस तरह का शब्द जो है। तो ये अपूर्ण अनुकरण होता है, और उससे भी फिर कई प्रकार के शब्द जो हैं वो व्यवृत होने लगते हैं, वो प्रयोग में आने लगता है। देखिए, थिएटर जो शब्द है वो थिएटर हो जाता है। ये जो शब्द, इस तरह का जो चलन है, अपूर्ण अनुकरण जो है वो हर भाषा में हो सकता है। वो वाग् यंत्र की रचना के कारण हो सकता है, वो उच्चारण में अस्पष्टता के कारण हो सकता है, नाना कारण यहाँ पर भी हो सकते हैं। लेकिन भाषा में परिवर्तन का ये भी एक आंतरिक और महत्वपूर्ण कारण है। अगला कारण एक प्रमाद भी है। कई बार हम प्रमाद और असावधानी के कारण भी भाषा के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, और हम कई बार अज्ञानवशात कर बैठते हैं, या कई बार स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी समझ लेने के कारण भी ऐसा प्रयोग वहां पर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम ऐसे शब्दों की, सामान्यतः शब्दों की बात करें, शाप शब्द है लेकिन उसे श्राप बोला जाता है। ठीक है, ये कृतज्ञ शब्द है,
अभी मैं रामायण में भी ये चलन देख रही थी, कृतज्ञ को वहाँ कृतज्ञ बोला गया। तो ये असावधानीवश तो हो ही सकता है, लेकिन कई बार प्रमादवश भी या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में भी ये प्रयोग वहाँ पर पांडित्य का सिक्का जमाने के लिए भी ये प्रयोग देखने को मिलता है। और कई जो भाविक शब्द हैं, सौंदर्य का सौंदर्यता शब्द देखने को मिलता है, माधुर्य का माधुर्यता, ये शब्द नहीं बन सकते लेकिन ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो ये प्रमाद वशात ही ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक मेरी विद्यार्थी कल मुझसे पूछ रही थी, सानुप्रासमय ऐसा शब्द कैसे हो सकता है, या तो उसे अनुप्रासमय लिख दीजिए या सानुप्रास लिख दीजिए। तो ये जो जबरन उसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति या स्वयं को विद्वत साबित करने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रमाद वशात या असावधानी वश भी प्रयोग में आ जाती है, विवृत में आ जाती है। और फिर जब वो लिपिबद्ध हो जाती है तो उसे फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को समझाना कि नहीं, ये शुद्ध प्रयोग नहीं है। तो कोशिश कीजिए भाषा के शुद्ध प्रयोग को करने की, क्योंकि आजकल तो जो शब्दकोश है वहाँ पर भी शुद्धता नहीं मिलती, वहाँ पर भी हर तरह के शब्द वहाँ पर समावेशित हैं। तो ये जो प्रयोग है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। एक और प्रयोग है सादृश्य के कारण। कोई शब्द मिलता जुलता शब्द है, अगड़म बगड़म, कंकड़ बंकड़, इस तरह के जो शब्द हैं, तो वहाँ पर किसी की शब्द प्रयोग की व्युत्पत्ति का, मूल व्युत्पत्ति का आधार जाने बिना ही उसी से मिलता जुलता अन्य शब्द गढ़ लेना, ये सादृश्य की प्रवृत्ति आती है। देखिए, मैं कुछ शब्द यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि दृष्टि शब्द है, दृष्टि से दृष्टा, री वाला ही दृष्टा वहाँ पर बना लिया कई लोगों ने, लेकिन वो शब्द नहीं बन सकता। और सृष्टि को देखकर वहाँ सृष्टा बना लिया, लेकिन वहाँ री ना आकर र आएगा। ऐसा शब्द बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। ये सादृश्य के आधार पर है। वहाँ पर सृष्टा, दृष्टा, द्रष्टव्य, श्रेष्ठा, दृष्टा, सृष्टव्य, अगर ये शब्द बनाते हैं तो ये गलत है, ये शब्द नहीं बन सकते। तो इस प्रकार अनुकरण के आधार पर बना लेते हैं। निर्गुण और सगुण दो धाराएं हैं, लेकिन निर्गुण के सादृश्य के आधार पर ही कई लोग उसे सरगुण लिखते हैं, सरगुण के ग पर भी र लगा देते हैं। तो ये एक गलत प्रयोग है। हालांकि कई बार मैंने ये देखा कि शेल विल, अंग्रेजी के अगर हम शब्द देखें, शेल विल शेल के साथ वहाँ पर अन्य प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वुड और कुड का प्रयोग, इस तरह का प्रयोग। तो वो वहाँ पर एक तर्क देते हैं कि वुड शब्द बनते, किंतु कैन में कहीं भी आई नहीं है, फिर भी कुड शब्द बनाया गया है। तो वो ये कहते हैं कि शुड और वुड के सादृश्य के आधार पर कुड शब्द बना है। तो वहाँ एक अलग व्यवस्था है। लेकिन अगर हिंदी में इस तरह के आप चूक करते हैं तो वो भाषा के साथ एक खिलवाड़ है, लेकिन वो धीरे धीरे चलन में आ जाता है। तो ये भी एक भाषा परिवर्तन का कारण है। एक और प्रवृत्ति भाषा में परिवर्तन के कारणों में नव शब्दों के निर्माण की जो प्रवृत्ति है, वो देखिए, तकनीक का युग है, अनेक विषयों से सहसंबद्ध होने का समय है। तो अनेक शब्द वहाँ पर चलन में भाषा में आ जाते हैं। जैसे बतियाना की ही तर्ज पर फुनियाना, गपियाना, इस तरह के जो शब्द है, गरियाना ये शब्द है। हालांकि वहाँ गलियाना चर्चा हो रही थी शब्दों पर, तो हमने कहा नहीं, गाली के आधार पर एक शब्द मेरे ही साथी ने कहा गलियाना होना चाहिए, गरियाना नहीं। तो इस तरह जो प्रयोग होते हैं वो हैं, वो वहाँ पर नव निर्माण की प्रवृत्ति के तहत देखे जाते हैं। लेकिन कई बार उन शब्दों का वहाँ पर उनके साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। जैसे मैक्स मूलर के साथ मैंने एक शब्द देखा है, मोक्ष मूलर, उसे वहाँ पर लिख दिया गया। तो ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, नव निर्माण की प्रवृत्ति के तहत भी विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है और वहाँ पर उन शब्दों का फिर धीरे धीरे वो चलन में आने लगते हैं। इसी तरह अंधानुकरण भी एक है, उसे हम आप उस बिंदु में रख सकते हैं अपूर्ण अनुकरण में। तो ये विभिन्न प्रयोग थे
जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भाषा के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि परिवर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब हम भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, विज्ञान का देख सकते हैं, वैयक्तिक कारण देखते हैं, तो ये विभिन्न दिशाओं में हो सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारोपीय परिवार की भाषाओं को केवल यूरोपीय परिवार की भाषा बोल दिया जाता है, अज्ञानवशात हो सकता है, असावधानीवश हो सकता है, ये स्वयं को पंडित सिद्ध करने की होड़ में हो सकता है। तो नाना कारण है भाषा परिवर्तन के, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और आप इससे अधिकाधिक अंक अर्जन कर सकते हैं, तो इस बिंदु पर ध्यान दें। भाषा विज्ञान से संबंधित ही अनेक अन्य प्रश्नों के लिए हम लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल घर पर रहें, सुरक्षित रहें और व्यस्त रहें। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।